ओके, नाउ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड हम बात कर रहे हैं जनरल एनास्थेटिक्स के बारे में। अगर हम बात करें एनास्थेटिक या जनरल एनास्थेटिक्स की, आप सभी हॉस्पिटल्स में जाते हो एंड हॉस्पिटल में देखते हो एक ओटी रूम होता है, ऑपरेशन थिएटर। ठीक है। अब ये ऑपरेशन थिएटर में क्या होते हैं? ऑपरेशंस होते हैं। कई हमारे माइनर ऑपरेशन होते हैं, कई हमारे मेजर ऑपरेशन होते हैं। माइनर मतलब छोटी मोटे सर्जरी हो गई, ठीक है। मेजर मतलब कोई बड़ी सर्जरी हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें माइनर की, छोटे मोटे, आपके चोट लग गई थी, आपके स्किन जो थी ब्रेक हो गई, आपकी जो स्किन थी वो रप्चर हो गई थी, डॉक्टर ने बोला स्टिचेस लगेंगे, टाके लगेंगे, ठीक है। तो ये होगी माइनर सर्जरी। आपके दांत में कोई प्रॉब्लम थी, आप डेंटल या डेंटिस्ट के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि एक सर्जरी करनी पड़ेगी आपके दांत की, आरसीटी वगैरह, रूट कैनाल ट्रीटमेंट वगैरह, ये सब चीजें आपने सुनी होंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सब माइनर सर्जरी है, ठीक है। अब मेजर सर्जरी की बात करें तो मान के चलो किसी पेशेंट को किडनी में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। अब उसकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया, या उसकी किडनी डैमेज हो गई थी, किडनी में इंफेक्शन हो गया, डॉक्टर ने बोला किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए डॉक्टर को वहां पर क्या करना पड़ेगा, उसके स्किन में कट लगाकर किडनी को बाहर निकालना पड़ेगा, किडनी को बाहर निकाल के किसी और पर्सन की किडनी वहां पर उसको अटैच करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, एक टाइप की मेजर सर्जरी है, ठीक है। इसी तरीके से मान के चलो किसी के हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, किसी की कार्डियो सर्जरी हुई, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड, इंटेस्टाइनल सर्जरी हुई, ठीक है, या जो हमारे सी सेक्शन वाली जो होती है, जैसे आप अगर हम बात करें प्रेगनेंसी के टाइम पर जब बच्चे की डिलीवरी होती है, एक तो नॉर्मल डिलीवरी होती है और एक सर्जरी के थ्रू डिलीवरी होती है, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो वजाइना के थ्रू बाहर आता है, बट किसी रीजन की वजह से बच्चा जो है वजाइना के थ्रू अगर बाहर नहीं आ पाता है, वहां पर डॉक्टर क्या बोलते हैं, हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। जो लेडी होती है, जो पेशेंट होती है, उसका स्टोमक काट कर, उसके स्टोमक में कट लगाते हैं, स्टोमक में काट के, ठीक है, स्टोमक को नहीं काटते हैं, बट उसके जो ऊपर वाली स्किन होती है उसको काट कर उसमें से बच्चे को बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब इन सर्जरी को करने के लिए अगर हम बात करें किस तरीके से करी जाती है, अगर मान के चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक पर्सन है, उसकी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, उसके डॉक्टर ने बोला कि आपकी किडनी की सर्जरी करनी पड़ेगी। अब ये सर्जरी डॉक्टर जब करने जाता है, अगर वो डॉक्टर पेशेंट को डायरेक्ट सर्जरी करने लग जाए कि पेशेंट को बेड पे लिटाए और उसकी स्किन में कट लगाए, जब आपकी स्किन पे कोई कट लगाएगा तो क्या होगा, आपको दर्द होगा। जब आप सब्जी काटते हो, सब्जी काटते टाइम चाकू गलती से आपकी उंगली पे जब लग जाता है तो आपको दर्द होता है। इसी तरीके से जब हम पेशेंट की सर्जरी करेंगे, उसकी स्किन में जब हम कट लगाएंगे तो क्या होगा, पेशेंट को बहुत दर्द होगा, पेशेंट सहन नहीं कर पाएगा। एंड उस चीज को कंट्रोल में रखने के लिए हम क्या करते हैं, एनास्थीसिया देते हैं, ठीक है। अब ये एनास्थीसिया दो होते हैं, दो तरीके के होते हैं मेनली। एक होता है जनरल एनास्थेटिक्स, एक होते हैं लोकल एनास्थेटिक्स। लोकल एनास्थेटिक्स हम पढ़ चुके हैं क्या होते हैं, जो माइनर सर्जरी के अंदर यूज होते हैं, जो एक लोकल इफेक्ट शो करते हैं उस एरिया के आसपास। आपके दांत में सर्जरी करनी थी, डॉक्टर आपको दांत के आसपास के एरिया में आपको एनेस्थीसिया का इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। आपके टाके लगने थे तो आपके आसपास के जो जहां पे भी टाके लगने हैं वहां पर उस आसपास के रीजन में आपको उस एनेस्थीसिया का इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। बट अगर हम जनरल एनेस्थेटिक्स की बात करें तो जनरल एनेस्थेटिक्स का इफेक्ट आपके पूरी बॉडी पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें कई सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अभी हम उन चीजों में नहीं जाएंगे कि हमारी बॉडी पे किस तरीके से जनरल एनेस्थेटिक्स का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये सब चीजें आप फार्माकोलॉजी में पढ़ चुके हो कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। जब आपकी बॉडी में एनेस्थीसिया दिया जाता है तो क्या होता है, आपके जो नर्व्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है। आपकी आई मूवमेंट आपकी क्या होती है, वो एक
पोजीशन पे आपकी जो आई मूवमेंट है वो बंद हो जाती है, आपका जो प्यूपल का साइज होता है वो छोटा हो जाता है, या इस तरीके से आपके बॉडी के अंदर कई सारे इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। आपकी हार्ट बीट नॉर्मल स्लो हो जाती है, ठीक है, आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आप फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ चुकी हो, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। अब यहाँ पर हम जो चीजें पढ़ने वाले हैं वो हम ड्रग्स से रिलेटेड पढ़ेंगे। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हमें जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है ये पढ़ना है, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है, क्लासिफिकेशन के एग्जांपल्स पढ़ने हैं, देन हमने कुछ ड्रग्स के स्ट्रक्चर याद करने हैं विद आईयूपीएसी नेम, एंड जितनी भी ड्रग्स हमारे सिलेबस के अंदर दे रखी हैं उनके हम कुछ प्रॉपर्टीज, ब्रांड नेम, यूजेस और भी जो चीजें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हम बात कर रहे थे जनरल एनेस्थीसिया के बारे में। सो जनरल एनेस्थीसिया जब पेशेंट को दिया जाता है तो उसके क्या होता है, सेंसेशन में लॉस हो जाता है, ठीक है, उसको कोई चीज फील नहीं होती है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं सिंपल टर्म्स में पेशेंट को बेहोश कराया जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, जब हम पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो हमारा जो माइंड है या हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। सपोज आपको भागना है, आपको सपोज मान के चलो कहीं पे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं आप रास्ते से जा रहे थे, एक डॉगी आया, डॉगी ने आपके ऊपर भौंका, ठीक है, एंड तुरंत आपके माइंड ने क्या करा, आपको भागना स्टार्ट करवा दिया। आपने विद इन अ सेकंड क्या हुआ, कुत्ते के भौंकते ही आप भागना स्टार्ट कर देते, ठीक है। तो ये क्या करवा रहा है, आपका माइंड आपसे एक्टिविटी करवा रहा है, ठीक है। आपके चोट लगती है तो आप हाथ पीछे खींच लेते हो, ठीक है, आप किसी गर्म सर्फेस पे करते हो, हाथ रखते हो तो आप हाथ पीछे खींच लेते हो। जैसे ही आप सपोज मान के चलो आप चाकू से कोई सब्जी काट रहे थे, जैसे ही आपने आपके बॉडी पे या आपके स्किन पे जैसे ही चाकू लगता है आप अपना हाथ पीछे खींचते हो, ठीक है, और उसको आप हाथ से दबाने लगते हो, जैसे भी करने लगते हो, वो सारी चीजें कौन करवा रहा है, आपका ब्रेन आपसे करवा रहा है, ठीक है। अब हम जनरल एनेस्थीसिया की बात करें तो जनरल एनेस्थीसिया क्या करता है, इस ब्रेन की एक्टिविटी को कम कर देता है, ठीक है, जो आपकी कॉन्शियसनेस थी उसको लॉस करवाता है, ठीक है। कैसे करवाता है, हमने अगर बात करें तो जनरल एनेस्थीसिया कई सारे तरीके से काम करते हैं। इसका अगर हम बात करें साइंटिस्ट जो हमारे अभी तक की रिसर्च है उसके बेसिस पे अभी तक कोई एक एग्जैक्ट मैकेनिज्म हम डिफाइन नहीं कर पाए कि जनरल एनेस्थीसिया कैसे काम करते हैं, ठीक है। कई सारी थ्योरी प्रपोज्ड हुई है, ठीक है, ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, हमारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, जो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को कम करवाता है, ठीक है। अब ये जनरल एनेस्थीसिया क्या करती है, इन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उन पर इनहिबिटरी एक्शन शो करते हैं, जिससे क्या होता है, आपके जब स्किन पर कट लगाया जाएगा ड्यूरिंग सर्जरी तो क्या होगा, वहां पर जैसे ही कट लगाया, नॉर्मल कंडीशन में तो जैसे ही कट लगा आपके न्यूरॉन्स एक्टिव हो गए, एक्साइट हो गए, सिग्नल भेजा ब्रेन को कि भाई स्किन को डैमेज हो रहा है, क्या करना है फटाफट से बताओ। बट वहीं पे जब हम जनरल एनेस्थीसिया दे देते हैं तो जनरल एनेस्थीसिया क्या करते हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, न्यूरॉन्स पे जाकर बाइंड करते हैं और न्यूरॉन्स को इनएक्टिव कर देते हैं, ठीक है, जिससे इंफॉर्मेशन आगे पास नहीं हो पाती है, एंड जब आपकी स्किन पे कट लगाया जाता है तो आपके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंची ही नहीं। क्यों, क्योंकि हमने इनहिबिटरी जो हमारे जनरल एनेस्थेटिक्स थे वो उन्होंने इनहिबिटरी एक्शन शो करा, ठीक है। तो ये तो एक थ्योरी हो गई।
ठीक है। इस तरीके से हमारे कई सारे आयन चैनल्स होते हैं। हमने डिस्कस करा था आयन चैनल्स के बारे में, मैंने आपको एक इमेज भी शेयर करी थी। तो हमारे जनरल एनेस्थेटिक्स क्या करते हैं, इन आयन चैनल्स की ब्लॉकिंग और ओपनिंग पर काम करते हैं। कुछ जनरल एनेस्थीसिया कुछ आयंस को ब्लॉक कर देते हैं एंटर होने से, और कुछ की एंट्री बढ़ा देती है। ठीक है। अगर हम बात करें नेगेटिव आयन की, तो ये जनरल एनेस्थीसिया न्यूरॉन के अंदर नेगेटिव आयंस बढ़ाते हैं एंड पॉजिटिव आयन को सेल के अंदर एंटर होने से रोकती है। ठीक है। तो ये कुछ मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हमारे जनरल एनेस्थीसिया हमारी बॉडी पे एक्ट करते हैं। नाउ अब जो है हम इसको थोड़ा सा एक बार रीड करते हैं। इसकी डेफिनेशन है, जनरल एनेस्थेटिक्स आर द सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग्स दैट प्रोड्यूस a reversible loss of all sensation and consciousness। जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, सीएनएस डिप्रेसेंट होते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं, हमारे डिप्रेस करती हैं सीएनएस को, आगे जो न्यूरॉन्स सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे थे उसको आगे ट्रांसफर होने से रोकते हैं। ये क्या करते हैं, रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन। ये सेंसेशन का जो हमारा होता है, आप किसी भी चीज को टच करते हो आपको फील होता है कि मैंने ये चीज टच कर रखी है। ठीक है। बट जब आपके जो जनरल एनेस्थेटिक्स आपको दिए जाते हैं तो आपकी ये सेंसेशन लॉस हो जाती है, आपको पता नहीं होता है। जब कई बार क्या होता है, आपका हाथ सुन हो जाता है, आपका पैर सुन हो जाता है, तो आप उससे कुछ मूवमेंट नहीं करा पाते। ठीक है। आप चलने की कोशिश करते हो, आपका कई बार क्या होता है, बैठे बैठे पैर सुन हो जाता है, आप चलने की कोशिश करते हो, क्या होगा, आप जैसा चलना चाहते हो वैसे नहीं चल पा रहे। ठीक है। आप कई बार गिरने की हालत में हो जाते हो। ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर सेंसेशन नहीं है। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सेंसेशन को लॉस करवाते हैं। यहां पर एक वर्ड यूज करा गया है, रिवर्सिबल। बच्चों इस वर्ड को जरूर ध्यान रखना। ये जो जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं वो रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन कराते हैं। रिवर्सिबल का मतलब ये करवाएंगे देन हमारी सेंसेशन वापस आ जाएगी। ठीक है, रिवर्स हो जाएगी। पहले ये सेंसेशन को लॉस करवाएंगे देन सेंसेशन हमारी वापस आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि ये परमानेंटली हमारी सेंसेशन को लॉस करवाएंगे। एंड आल्सो ये कॉन्शियसनेस को लॉस करवाती है। ठीक है। ये कॉन्शियसनेस मतलब आप अलर्ट रहते हो। ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लेके चले, कई बार लोग क्या करते हैं, अल्कोहल ड्रिंक्स बहुत ज्यादा कर लेते हैं। ठीक है। अब अल्कोहल ड्रिंक्स ज्यादा करने से क्या होता है, उनकी कॉन्शियसनेस लॉस हो जाती है। ठीक है। कई बार आप देखोगे कि लोग ड्रिंक्स ज्यादा पीकर, ठीक है, अल्कोहल ड्रिंक उन्होंने बहुत ज्यादा पी ली एंड फिर उन्होंने जो भी चीजें करी, वो किसी से मिलने गए या कुछ भी उन्होंने चीजें करी, बाद में क्या होता है, अगले दिन उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने क्या क्या चीजें करी। ठीक है। हो सकता है आपने भी बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो ड्रिंक करने के बाद कुछ करते हैं, उनसे कल पूछो कि कल आप ऐसा कर रहे थे, तो उनको होश ही नहीं रहता है उस टाइम पर। उनको पता ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहे थे, उनको याद ही नहीं होगा कि वो क्या कर रही थी। ठीक है। तो वहां पे उनका जो अलर्टनेस होता है वो भी लॉस हो जाता है, उनको पता ही नहीं रहता है कि उनके साथ क्या हुआ था या उन्होंने क्या करा था। ठीक है। नाउ अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन की। वेल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें दो तरीके की क्लासिफिकेशन देखने को मिल रही है, जो कि हमारी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे। ठीक है। एक मिनट, और भी कुछ क्लासिफिकेशन नहीं। सो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन हमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे दे रखी है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आई होप आप सभी को पता होगा, मतलब जो भी हमारी मेडिसिन है वो किस तरीके से दी जा रही है। ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ दवाइयां सिर्फ इंजेक्शन के फॉर्म में दी जाती हैं, कुछ दवाइयां हमारी ओरल रूट से दी जाती है, जैसे टैबलेट हो गया, आपका सिरप हो गया, सस्पेंशन हो गया, कैप्सूल हो गया, ये आप ओरली ले रही हो। कुछ चीजें टॉपिकल रूट से दी जाती हैं, जैसे आपकी क्रीम्स, लोशंस, या आप स्किन पर लगाती हो, फेस वॉश हो गया, ठीक है, या आपके फेस क्रीम्स हो गई, ये सब स्किन या टॉपिकल रूट से ही आपकी बॉडी के अंदर एंटर करती हैं। इसी तरीके से आपके कुछ
जो होते हैं हमारे स्टीम, जैसे आप नेबुलाइजर यूज करती हो, उसमें क्या होता है, नोज या नेजल कैविटी के थ्रू आप ले रही हो, तो नेजल रूट, ठीक है, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का वो हो गया, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे दे रखी है। अगर हम फर्स्ट उसकी बात करें क्लासिफिकेशन की, तो फर्स्ट में जो है वोलेटाइल एंड गैसियस एनेस्थेटिक्स एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन, ठीक है। यहाँ पर जो है फर्स्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन रूट है वो कैसा है, इनहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन मतलब आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू आपको दी जाती है, गैस फॉर्म के अंदर या वेपर फॉर्म के अंदर दी जाती है, ठीक है। इसका बहुत कॉमन सा एग्जांपल जो कि आपको भी पता होगा, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, आप सभी ने आई थिंक क्लोरोफॉर्म का नाम सुना होगा। एंड ये क्लोरोफॉर्म क्या करता है, हमारी नेजल कैविटी के थ्रू होता हुआ हमारे सीएनएस पे अफेक्ट करता है, ठीक है। ये गैसियस या वेपर फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसका मिसयूज करते हैं। आपने देखा होगा कि कई सारे लोग क्या करते हैं, इसका यूज करके दूसरे लोगों को क्या करते हैं, उनसे लूट लेते हैं या कुछ और भी कई सारे मिसयूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, हम नेजल रूट के थ्रू इसको बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं, ठीक है। इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, तो इसमें दो तरीके के हैं, हमारे कुछ गैसेस हैं एंड कुछ वोलेटाइल लिक्विड हैं, ठीक है। गैसेस की अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक गैसेस, जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। एंड हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें तो साइक्लोप्रोपेन एंड इथाइलिन एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें वोलेटाइल लिक्विड की, तो वोलेटाइल लिक्विड क्या है हमारा, हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं हेलोथेन एंड ट्राइक्लोरो इथाइलिन। एंड इथर की बात करें तो डाई इथाइल इथर। देन उसके बाद में जो हमारा सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन रूट है वो है हमारा आईवी, यानी इंजेक्टेबल। इंजेक्शंस के थ्रू हम इन एनास्थेटिक्स को पर्सन को या पेशेंट को देते हैं। इसमें दो तरीके के होते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट एक्शन बार्बिट्रेट, ठीक है। इसमें पूरी क्लासिफिकेशन नहीं दी है। इसमें दो तरीके, मतलब कई सारे तरीके के होते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। कितने टाइम के लिए हमें पर्सन को बेहोश रखना है, ठीक है। अब मान के चलो कुछ ऑपरेशन होते हैं वो 1 घंटे आधे घंटे के होते हैं, तो वहां पे हम अल्ट्रा शॉर्ट वाले देते हैं। कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिनको करने में 3-4 घंटे लग जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर हम शॉर्ट एक्टिंग वाले देते हैं। कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिनको करने में हमारे 12-13 घंटे लग जाएंगे या 1 दिन का टाइम लग जाएगा, तो वहां पर हम क्या करते हैं, लॉन्ग एक्टिंग एनास्थेटिक्स देते हैं, ठीक है। अब अल्ट्रा शॉर्ट वाले की अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल है मैथो हेक्सिटल सोडियम एंड थायोपेंटल सोडियम। कुछ मिसलेनियस कंपाउंड, अभी मिसलेनियस क्या होता है, जो एक उसकी और क्लासेस के या जो अलग मैकेनिज्म से काम करता है उसको हम मिसलेनियस में रखते हैं। कई जगह पर आप मिसलेनियस भी देखोगे, मिसलेनियस में आपको डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म के कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं या डिफरेंट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर के कंपाउंड देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल की हम बात करें तो कीटामाइन, ठीक है। ये तो क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस करी। अब नाउ हम बात करते हैं ड्रग्स के बारे में। वेल अगर हम बात करें आपके सिलेबस में, तो हेलोथेन, साइक्लोप्रोपिन एंड डाइइथाइल ईथर, ठीक है। आप सभी अपने सिलेबस को ओपन करके चेक करिएगा, उसके अंदर जिन जिन ड्रग्स के ऊपर स्टार बना हुआ है उन स्टार वाले ड्रग्स के आपने स्ट्रक्चर याद करने हैं, ठीक है। आईयूपीएसी नेम याद कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप स्ट्रक्चर जरूर याद करिए, ठीक है। सभी बच्चों के लिए है, स्ट्रक्चर जरूर याद करने हैं। आईयूपीएसी नाम याद करो ना करो बट स्ट्रक्चर जरूर याद करो, ठीक है। हेलोथेन का स्ट्रक्चर आपके सामने गिवन है, साइक्लोप्रोपिन का आपके सामने स्ट्रक्चर गिवन है, डाई इथाइल ईथर का आपके सामने स्ट्रक्चर गिवन है। नाउ अब हम जो है इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे सामने 3 ड्रग्स डिस्कस हो रखी हैं, डाई इथाइल ईथर, साइक्लोप्रोपिन एंड हेलोथेन। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में इट इज कलरलेस लिक्विड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर, स्वीट बर्निंग टेस्ट। यस बोलिए बच्चों।
कोई बच्चा कुछ बोलना चाहता है? नो सर, माइक पे क्लिक हो गया था। ओके ओके। सो प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो डाइएथाइल ईथर की, तो ये कलरलेस लिक्विड होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है इसका, स्वीट बर्निंग टेस्ट होता है, एंड इट इज वेरी वोलेटाइल एंड इन्फ्लामेटरी। वोलेटाइल मतलब ये जल्दी से उड़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हम पेट्रोल को किसी कंटेनर में रखते हैं, किसी बॉक्स में रखते हैं, किसी डब्बे में रखते हैं, उसका ढक्कन खोल देते हैं, तो आप देखोगे कुछ टाइम बाद वो पेट्रोल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मतलब उसमें से जो पेट्रोल लिक्विड फॉर्म में था वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके ऊपर उड़ता जा रहा है। इसी को हम कहते हैं वोलेटाइल। ठीक है, जो कंपाउंड वोलेटाइल होते हैं वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल कंडीशंस पे। तो डाइइथाइल ईथर कैसा है? वोलेटाइल नेचर का होता है, आल्सो इन्फ्लामेटरी। ठीक है, इन्फ्लामेटरी मतलब इसमें जो है हमारा इन्फ्लामेशन, सॉरी, एक्सप्लोजिव है। ठीक है, इसमें आग लग सकती है। ठीक है, इनफ्लेमेबल। ठीक है, सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो जल्दी से फायर कैच कर लेते हैं। ठीक है, कई बार हो सकता है आपने भी एक्सपेरिमेंट करा हो, ये वाला एक एक्सपेरिमेंट जो आपके डीओज वगैरह आते हैं, डीओज के अंदर भी कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो इन्फ्लामेबल होती है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि मैच स्टिक लेते हैं, उस पे हम मैच स्टिक को आग लगाते हैं, फायर करते हैं इसको, देन हम उस पे डीओ स्प्रे करके देखते हैं। डीओ स्प्रे करने से क्या होता है, वो डीओ के अंदर जो गैस थी उसकी वजह से बहुत सारी आग हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी डाइइथाइल ईथर भी हमारा फायर कैच कर लेता है इजीली। देन उसके बाद में स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस की बात करें तो इट इज ऑक्सीडाइज्ड विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड इट इज अफेक्टेड बाय अ लाइट। ठीक है, इसका जो है हमारा ऑक्सीडेशन हो जाता है। अगर इसको हम ओपन एनवायरनमेंट में रखते हैं तो इसका इजीली ऑक्सीडेशन हो जाता है, एंड लाइट से अफेक्टेड होता है, तो इसको हम एक टाइटली क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर के अंदर रखते हैं। एंड इस पे जब हम लेबल करते हैं तो इस पे लेबल पे लिखा होता है वेरी इन्फ्लामेबल, डू नॉट यूज नियर ओपन फ्लेम और हीट सोर्स। जहाँ पे आग वगैरह या उससे रिलेटेड कुछ सामान रखा हो वहां पर इनको यूज नहीं करना चाहिए। नेम एंड प्रोपोर्शन ऑफ स्टेबलाइजर। ठीक है, नेक्स्ट इनके यूजेस की बात करें तो इट इज यूज्ड एज जनरल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट इज कलरलेस इन्फ्लामेबल गैस। ठीक है, ये कलरलेस और इन्फ्लामेबल होती है, आग कैच कर सकती है, फायर कैच कर सकती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर होते हैं, इट इज इन्फ्लामेबल एंड फॉर्म एक्सप्लोजिव मिक्सचर विद एयर। ठीक है, ये एयर के साथ भी क्या होती है हमारी, एक्सप्लोड कर सकती है। अगर इसको हम एक ओपन एनवायरनमेंट में रखते हैं तो ये फायर कैच कर सकती है या एक्सप्लोड हो सकती है, एक धमाका हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब ये सब चीजें बच्चों पढ़ाई क्यों जाती है, कभी सोचा है कि आपको ये प्रॉपर्टीज क्यों बताई जाएंगी, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन क्यों बताई जाती है? कई बार जब आप काम कर रहे होगे, ठीक है, किसी हॉस्पिटल के अंदर, तो आपकी ड्यूटीज लगाई जाएंगी कि वहां पे ओटी में देख कर आओ। ठीक है, आपको ओटी के अंदर बुलाया जाएगा। जब आप उन सामान को हैंडल करोगे ना, तब आपको ये चीजें काम आएंगी कि अच्छा मेरे हाथ में तो डाइइथाइल ईथर है, मेरे हाथ में साइक्लोप्रोपीन है, इसको कैसे स्टोर करना है, कैसे इसको हम कहीं पे रखेंगे, ये सब चीजें वहां पर काम आएंगी। ठीक है, तो ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे करके आप एक्सपीरियंस के साथ इनको सीखो। ऐसा नहीं है आप सिर्फ बुक पढ़ लोगे, यहाँ पे आपको बता दिया गया, आपके माइंड में सारी चीजें बैठ जाएंगी। ठीक है, धीरे धीरे करके आप जब उन चीजों ओके स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही सर। ओके, स्क्रीन सभी को विजिबल है? नो सर। स्क्रीन विजिबल नहीं है? यस सर, तो यस सर है।
ओके ओके, ठीक नहीं है है बच्चों, सर। करते हैं। ठीक है बच्चों, हम बात कर रहे थे स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस और ये फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, तो क्या होगा कि जब आप काम करोगे तो आपको इन केमिकल्स से डील करना होगा, एंड जब आप इन केमिकल्स को जब आप डील करोगे तब आपको ये चीजें पता लगेंगी। ठीक है, अभी आपको बताया जा रहा है, आप इन सब चीजों को नोट करिए। जब आप काम करना स्टार्ट करोगे तब आप इन चीजों को बार बार देखो, अच्छा इसको ऐसे स्टोर करना पड़ता है, इनको ऐसी चीजें करनी पड़ती है। ठीक है, आपको सिखाई जाएंगी, बट आपके पास चीजें होंगी तो आप और अच्छे से चीजें कर पाओगे। ठीक है, नाउ बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे stability and storage conditions. So it is stored in metal cylinder, जो साइक्लोप्रोपेन होती है उसको हम मेटल सिलेंडर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, तो स्टोर करते हैं। डिजाइन टू होल्ड कंप्रेस्ड गैसेस एंड केप्ट इन कूल रूम फ्री फ्रॉम इन्फ्लामेबल मटेरियल। इसको हम एक कूल रूम के अंदर जहां का टेम्परेचर थोड़ा कम हो, ठीक है, गैस फॉर्म में है, गैस है तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से सिलेंडर के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से क्या हो सकता है, वहां पर जो सिलेंडर है अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा सिलेंडर भी फट सकता है, एंड प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, गैस बहुत ज्यादा हमारी बाहर निकल सकती है। अब देखो स्टोर करना है, ठीक है, सिलेंडर को सील करके, पैक्ड सिलेंडर है वहां पे, उसके अंदर पूरा का पूरा गैस भरी हुई है इसके अंदर। तो उसको हम एक कूल रूम के अंदर रखते हैं ताकि कम टेम्परेचर रहे, जिससे वहां पर प्रेशर गैस का जो है वो कम रहे। ठीक है, देन उसके बाद में वहां पे कोई भी इन्फ्लामेबल मटेरियल नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी सामान नहीं होना चाहिए जिससे हमारे आग लग सके। द होल सिलेंडर इज पेंटेड ऑरेंज एंड शुड बी stenciled with the name of symbol C3H6। जो हमारा सिलेंडर होगा उसका कलर कैसा होगा, ऑरेंज होगा, एंड उस पर लिखा होगा C3H6, जो हमारा क्या है, साइक्लोप्रोपीन है। इसकी यूजेस की बात करें तो यूज्ड एज जनरल एनेस्थेटिक्स। देन हम बात करते हैं हेलोथेन। हेलोथेन क्या होता है, कलरलेस मोबाइल लिक्विड स्लाइटली soluble in water, it is non inflammable and does not form explosive mixture with air। ठीक है, ये कलरलेस मोबाइल लिक्विड होता है, मोबाइल मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। ठीक है, मोबाइल का मतलब ये होता है। अब ये कैसा लिक्विड है हमारा, soluble in water होता है, इन नॉन इन्फ्लामेबल, इसके अंदर आग नहीं लगती है, तो ये एक्सप्लोड नहीं होता है जब इसको हम नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर ओपन करके रखते हैं। इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस की बात करें तो इट इज डिकम्पोज्ड स्लोली और एक्सपोजर टू लाइट। अगर इसको हम ओपन एनवायरनमेंट में रखते हैं तो धीरे धीरे करके क्या होता है, ये डिकम्पोज होने लगता है। ठीक है, ये खराब होने लगता है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, एक्सपोजर टू लाइट में भी अगर हम इसको लाइट के अंदर रखेंगे तब भी हमारा क्या होगा, ये डिकम्पोज होने लग जाएगा। It is also affected by air in presence of mixture. It attack lead, glass, aluminium, but not copper, plastic, rubber। ठीक है, अगर हम बात करें एयर के अंदर हमारे देखो कई सारे छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, 10 पार्टिकल कह सकते हैं, या इसी तरीके से हमारे और भी कई सारे अदर पार्टिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लेड हो गया, ग्लास हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, ना ही हमें ये अपनी आंखों से देख पाते हैं इनको, एंड अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी पे इनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बट अगर हम एक ऐसे एयर के एनवायरनमेंट में इसको रखें तो ये सभी जो भी लेड हो गया, ग्लास हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, हमारे इन मिक्सचर पे अटैक करते हैं। हेंस इट इज टाइटली क्लोज्ड इन लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर। ठीक है, इसको हम जो है लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर के अंदर टाइटली क्लोज करके रखते हैं। इसके यूजेस की बात करें तो यूज्ड एज जनरल एनेस्थेटिक्स। सो हमने जो है जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में जाना। जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल्स जो हमारी बॉडी के अंदर रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, इसके कई सारे हमने मैकेनिज्म डिस्कस करे। कहीं पे ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करते हैं, कहीं पे ये चैनल या आयन चैनल को ब्लॉक और ओपन कर देते हैं। ठीक है, एंड इनकी हमने
क्लासिफिकेशन देखिए, ठीक है, वोलेटाइल नेचर के और सॉरी गैसियस फॉर्म में जिनको हम इनहेल कराते हैं, ठीक है, या इनहेलेशन से हम जिनको बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं। दूसरे हमारे इंट्रावेनसली जिनको हम इंजेक्शंस के थ्रू बॉडी के अंदर देते हैं। फिर हमने कुछ ड्रग्स के बारे में डिस्कस करा एंड इन ड्रग्स के हमने स्ट्रक्चर देखे और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस करा। सो अभी जस्ट मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं